Rohit Nemaji. Good morning, our alumni, Arvind Naik sir, my dear students and uh, staff members. So I welcome you all in the today's session on the art of tracking competitive examinations with engineer Rohit Nema. He is an alumnus of JEC 2010 batch. He has tracked many competitive examinations, including UPSC 2 times. He cracked examinations such as IOCL, GAIL, MPPSC, UGC NET, and UPSC. We all professors and family members of JEC, we are very proud to have students and alumnus like him. I am thankful to our principal sir, Dr. A.K. Sharma, for his support and all guidance that he has given to organize today's event. I am also thankful to our JICA alumni committee. So they have provided us this opportunity to organize this program. Especially Papia Chand ma'am. So she has been working from last 1 month to organize such events by the alumni of JEC. So it is my request to principal sir. दो रिक्वेस्ट हैं सर मेरी. एक तो फैकल्टीज की जो कमी है हमारे कॉलेज में, तो रेगुलर फैकल्टीज हमको एज पर एनसीटी नॉर्म्स अगर मिल जाएंगे, सो वी कैन एक्सेल एंड वी कैन टेक दिस कॉलेज टू न्यू हाइट. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से. और दूसरा एक और रिक्वेस्ट है मेरी, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो है उसमें हमारे पास बिल्डिंग जो है वो बहुत छोटी है, उसमें अभी 3 डिपार्टमेंट रन हो रहे हैं. सो मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि कंप्यूटर साइंस, आईटी और एमसीए के लिए अलग से एक बिल्डिंग मिल जाए. सो थैंक यू. I think you will all will enjoy this program and you will get all the necessary tricks and skills to crack these kinds of examinations in which Rohit Nema is artist, right? Thank you. Thank you, sir, for your sharing us with your golden words. Now we would like to call upon the Institute of Elements, a legend, a lead, and a legacy of own, our very own principal, sir, Dr. A.K. Sharma, sir, to share a few golden words to our students. Good morning to all of you, and welcome to our alumni, Engineer Arvind Naik sir and Engineer Rohit Nema. I think this year, as we know, is the Platinum Jubilee year of this institute, and we all proud too. We are the member of this great institution. I am also belong to the same family, 84 batch electrical engineering department, and I hope our alumni is having very high position in different organizations, and they help you to train or to give some inputs how to select in different organizations and how to work there. आज अच्छा लग रहा है हमारे महाविद्यालय के हमारे बीच के इंजीनियर अरविंद नायक हमारे साथ हैं, जो जीएम रहे हैं और पिछले 4-5 सालों से रिटायर्ड हैं, 3.5 सालों से रिटायर्ड होके जबलपुर में रह रहे हैं. दूसरी तरफ हमारे 2010 बैच के रोहित नेमा जी हैं, जिन्होंने कई कंपटीशन एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर किए हैं और प्रेजेंटली डीआरएमएस ऑफिस रेलवेज में यहाँ पे जबलपुर में ही काम कर रहे हैं. वो आपको
बहुत सारी चीजें बताएंगे। वर्क कल्चर क्या होता है और कैसे सक्सेस पाई जा सकती है, वो कुछ बताएं। उसके पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो कोविड टाइम निकला पिछले 1.5-2 साल, उसने लोगों का सब कुछ चेंज कर दिया। हमारे यहाँ भी चेंज हो गया। 5th सेमेस्टर के बच्चे अभी 20% ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं, 80% घर में सोना चाह रहे हैं। इंजीनियर को यदि अपन डिफाइन करें, इट इज ए प्रैक्टिकल मैन, और प्रैक्टिकल यदि आप नहीं करेंगे तो इंजीनियर आधे अधूरे बनेंगे। तो आधे अधूरे इंजीनियर बनने के बाद समाज की आप क्या सेवा कर सकते हैं, गॉड नोज। यदि आपको रियल में कुछ करना है, रियल में कुछ बनना है, तो प्रैक्टिकल क्लासेस में आना जरूरी है, कोई आपसे बोले या ना बोले। 7th सेमेस्टर और बढ़िया, कुछ लोग शायद यहाँ बैठे हैं 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि क्लास में नहीं आना। तो बगैर क्लास में आए आपको डिग्री मिल सकती है, मार्कशीट मिल सकती है, शायद अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। अच्छी नौकरी मिलने के लिए ये जरूरी है कि आप क्लास में ज्यादा से ज्यादा आए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, उसमें और जो पहले करते थे ऑफलाइन क्लासेस, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। ऑनलाइन क्लासेस मेरे हिसाब से फॉर्मेलिटी होती है, टीचर भी अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर देता है और स्टूडेंट भी अपनी फॉर्मेलिटी अदा करके मोबाइल ऑन करके कहीं घूमने चला जाता है या कुछ आधा अधूरा सुन लेता है, छोड़ देता है। ऑफलाइन क्लास शायद उसकी एफिशिएंसी मोर देन 80% होती है। ऑनलाइन क्लासेस की एफिशिएंसी 25% से भी कम होती है। तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करें, थ्योरी क्लासेस एज वेल एज प्रैक्टिकल क्लासेस। 7th सेमेस्टर वालों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि वो भी क्लास में आना चालू करें। ये भगवान ने आपको मौका दिया है, जिससे पता नहीं 1 महीने 2 महीने 4 महीने कितने दिन आपकी क्लासेस लग सकती हैं, या उसके बाद फिर से आप हो सकता है, क्या हो सकता है, गॉड नोस। पर ये टाइम आपको मिला है, क्लासेस में आए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स करें। थैंक यू। Now, we would like to call upon within us a very experienced and learned man, none other than Mr. Arvind Mohan Nayak sir. Kindly please raise your hand for applause to share a quick feedback. आदरणीय प्रोफेसर शर्मा, प्रिंसिपल जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रोफेसर ठाकुर, मेरा मतलब बेटे के समान है रोहित नेमा, 2010 के बड़े Mr. Rohit Nema sir, IAS, qualified UPSC 2 times, exams like MPPSC, UGC NET, IUCL and GATE. Experience in renowned institutions like Ernst & Young as well as GATE. Currently serving as the IAPS Personnel Officer, DRM Office, Jabalpur. Please give a round of applause to them. Hello, audible? Audible, no? Hello, great. It's a privilege, like coming back to your own campus and seeing just, it's amazing here. Firstly, I would like to thank Ajay sir and all the alumni who have contributed for this auditorium. While we were in 2010, such great facilities weren't available to us. But you guys are really, very, I would say proud, and at the same time, you guys are very lucky to have this. I would also like to thank JT Alumni Association, particularly the 91 batch. Abhijit sir, Papia ma'am in particular, they have been very instrumental in coordinating this event and calling me for the event. Usaid, Principal sir, Thakur sir, and it was a privilege to have a conversation with Arvind Nayak sir yesterday. And sir, it's a great privilege that you are physically being present over here.
So I would just like to start on a very neutral note, and just want to stress upon that it won't be a session which will be very formal. I just want this to be a very interactive kind of session. All the kind of doubts which you guys have, I think it should be like raised, and so that whenever we feel of cracking such examinations, I think you should have a guide, you should have a mentor to call upon, and at any point of time, if you want to convey any message or if you want to ask any queries as such, you should be ready to do it. So just to begin, let me start on a very lighter note. We'll do an exercise first, and then we'll proceed to how to crack the exams and what all should one do and what all should one not do. So just an exercise. जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग हिंदी इज कंफर्टेबल विद ऑल, आई थिंक ये है। अभी तो देखो सेशन भी थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया है, अभी और कोई भी नहीं है, तो तुम लोगों को जो भी पूछना हो तुम लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो, बस थोड़ी सी वल्गैरिटी थोड़ी सी कम रखना, बट वो भी थोड़ी सी अलाउड है, ठीक है। तो वो सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। सभी लोग अब सबसे लेफ्ट में जो भी बंदा है बंदी बैठी है, सबसे पहले उसको देखो एक बार देखो सर, उधर देखना है, उधर ये, ठीक है, देख लिया हमने। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अब ये फिफ्थ सेमेस्टर, सेवेंथ सेमेस्टर है, फिफ्थ ये सेवेंथ भी है, तो थर्ड ईयर, अरे गुड ईयर। तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट वाले जो लोग अभी आप लोग ने देखे हैं, इनमें से 80% लोग जो हैं इस बार का जो कैंपस प्लेसमेंट आएगा या अगली बार जब भी वो होगा तो उसमें बैठेंगे, ये गारंटी है। अब थोड़ा सा राइट देख लो, थोड़ा सा राइट देखो, राइट और राइट वाला इंडिविजुअल देखो, दिख रहा है, देख लिया तुमने। अब इसकी भी स्टैटिस्टिक्स में देता हूं, ये जो 80% लोग जो बैठे हुए थे ना, उनमें से 40% लोग होंगे जो आईटी कंपनीज में सिलेक्ट होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी जेईसी 2010 पास आउट हूँ, और मैं भी टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में ही प्लेस हुआ था। तो हमारी जो टेंडेंसी है ना कि जस्ट टू गेट अ जॉब, वो बहुत कुछ हम लिमिट कर लेते हैं अपने आप को कि हमें एक सिर्फ जॉब सिक्योरिटी चाहिए और हमें सिर्फ आईटी का जॉब चाहिए। फॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड वाज आई आल्सो अपीयर्ड फॉर कैट, तो मेरा एलजीएसआई में एक बहुत ही डिसेंट इंस्टीट्यूट है, वहां मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने वो तीनों कंपनीज मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, बट सिलेक्शन तो मेरा हो गया था। अब इम्पोर्टेंट बात ये क्यों है, और ये मैं बात अभी ये क्यों तुम लोगों से कर रहा हूँ, वो बात इसीलिए है क्योंकि अभी जिस स्टेज में आप लोग हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है, क्योंकि हम लोग 6th और 7th सेमेस्टर में इस हिसाब से हमारा ओरिएंटेशन था यार कि यार जॉब पाना है, टीसीएस इज अ गुड कंपनी, इन्फोसिस इज अ वेरी गुड कंपनी, तो इनमें बस जॉब प्लेसमेंट लेना है। नो डाउट दे आर दी बेस्ट कंपनीज, बहुत अच्छी आईटी कंपनीज हैं, बहुत अच्छा करियर ओरिएंटेशन होगा, बहुत अच्छा करियर का ग्राफ तुम्हारा जाएगा, बट पॉइंट ये है कि हम अपने आप को लिमिट ना करें। मतलब टीसीएस में भी जॉब ले लो, इन्फोसिस में भी जॉब ले लो, वहां भी बहुत प्रोग्रेस कर लो, वो है, बट एट द सेम टाइम डोंट लिमिट योरसेल्फ। बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आउट ऑफ कॉलेज यू शुड हैव एटलीस्ट 3 ऑप्शंस विद यू। या तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी ट्राई कर सकता हूँ, या कोई और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकता हूँ, या तो मैं हायर एजुकेशन भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, या तो मैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जो बेस्ट ऑफ दी कंपनीज है आईटी की और बाकी जो सेक्टर्स हैं, हम इन तीनों में से कोई भी एक कंपनी में या कभी भी कोई दूसरी भी कंपनी हो तो वहां हम जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन ना हो, तुम अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लो, अपने आप को इस तरीके से ऑप्शंस देख लो, ताकि तुम्हारे पास ऑप्शंस रहे, और बाकी बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आउट ऑफ कॉलेज तुम्हारे पास ये हो कि तुम मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ मेरा आगे का जो पाथ है वो क्या होने वाला है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं? मैं बहुत ज्यादा फॉर्मल टॉक्स और ये नहीं दूंगा, मैं बहुत ज्यादा ऐसे ज्ञान की बातें भी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत इसका मतलब नहीं होता जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ जाता और जब तक आप इंटरनली डिसाइड नहीं कर ले कि क्या आता है, ठीक है। अब ये आप लोग देख रहे हैं, ये थैंक यू, बहुत अच्छा बनाया आपने ये, और एग्जाम भी बहुत सारे मैंने क्लियर किए, यूजीसी नेट, आईओसीएल, गेल, फिर इसके बाद एफपीपीएससी दे दिया, फिर एमबीए के बाद डिजिटल मार्केटिंग में एक डिप्लोमा भी कर लिया, बहुत सारी चीजें कर ली। अभी आई एम करंटली पोस्टेड एज एन IRPS ऑफिसर इन द DRM ऑफिस जबलपुर में ही। तो बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मैं आज जो तुम लोगों को ये जो लेक्चर दे रहा हूँ, या तुम लोग ये कहें कि हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं,
उसमें बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आई टुक माई टाइम, मुझे इन सब चीजों में टाइम लगा करने के लिए, जस्ट बिकॉज जब हमारे पास 2008-2009 में इस तरीके के कोई मेंटरशिप प्रोग्राम या इस तरीके की कोई जो है गाइडेंस फैसिलिटी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं थी। तो क्या हुआ, मैं इंजीनियरिंग किया, फिर इसके बाद मैंने एमबीए किया, इसके बाद मैं कंसल्टिंग फर्म में चला गया जहाँ मैं कोका कोला, नाइकी, बहुत सारी फर्म के साथ काम कर रहा था। फिर इसके बाद मेरे को लगा यार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज्वाइन कर लिया, मैंने गेल ज्वाइन कर ली, 3.5 साल मैंने वहाँ जॉब किया। उसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा था कि गेल के साथ साथ मैं एग्जाम्स भी दे रहा था। मैंने एमपीपीएससी क्लियर किया पहले, फिर मेरे को लगा नहीं यार एमपीपीएससी से तो मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आई शुड ट्राई फॉर यूपीएससी देता रहा। ये है 2018 वॉज द टाइम जब मेरा सिलेक्शन हो गया। फॉर्चुनेटली आई गॉट इंडियन रेलवे, पोस्टिंग भी जबलपुर में हो गई। बहुत डिसेंट लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। लाइफ ऑन दी अदर साइड बहुत अच्छी होती है यार, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। बट फिर भी मुझे लगा नहीं यार, समथिंग एल्स इज कॉलिंग, कुछ और है जो मुझे करना चाहिए। तो आई अटेम्प्टेड अगेन। मेरी चॉइस जो थी इट वॉज ऑलवेज IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो थी वो मेरी चॉइस थी। फॉर्चुनेटली 2020 में आई क्रैक द एग्जाम अगेन, फिर से रैंक 347 आया और होपफुली आई विल गेट इनटू IFS। बट द पॉइंट इज कि ये इतना जो टाइम लग रहा है, व्हाट आई वांट इज कि तुम लोगों के साथ इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बाय द टाइम यू आर आउट ऑफ कॉलेज यू शुड बी वेरी क्लियर वेदर यू वांट टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज, वेदर यू वांट टू क्रैक एनी गवर्नमेंट जॉब और यू वांट टू गो फॉर योर जॉब। ये बात अगर क्लियर है सबको तो फिर हम आगे बढ़े। इज इट क्लियर, मतलब एक हाई मतलब येस या नो अगर कर देना ये है तो चीजें हो जाएंगी। एंड आई वांट दी सेशन टू बी इंटरेक्टिव यार, मतलब इस तरीके से तुम लोग चुप रहो, मैं वहाँ जो बैठा हुआ है ना मैं तो सोचता था यार, मतलब ये तुम्हें तो और 80 में मिल रहा है तो पता नहीं क्या ही। बट हाँ, बी इंटरेक्टिव, कभी भी बीच में भी लगे कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्या पूछना है, कैसे करना है, तो बी फ्री टू क्वेश्चन। और ऐसे कोई भी नहीं है, कोई भी चीज है, बट जस्ट कीप इट इन लिमिट कि हम अपने टॉपिक से डाइग्रेस ना हो जाए। बाकी आई ट्राई कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत ज्यादा लेक्चर मैं भी नहीं करूंगा। वी विल कीप इट मोर ऑफ अ सेशन जहाँ पे तुम लोग के क्वेश्चन ज्यादा हो और आंसर ज्यादा हो, ना कि मैं बहुत सारे मोनोलॉग डिलीवर करूँ। ठीक है, क्लियर है। अब बात ऐसी होती है कि चलिए मैं पहले तुम लोगों को एक और स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। यूपीएससी की जब हम बात कर रहे हैं या किसी भी हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं, एनटीपीएससी की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो यूपीएससी में कितने बच्चे बैठते होंगे? सिर्फ 10 लाख। ठीक है, और कोई और 10 लाख के अलावा कोई फिगर? हाँ, मतलब होता यही है कि दिखने में ऐसे 10 लाख के अराउंड वो बच्चे फॉर्म भरते हैं, बट 5 के आसपास 5 लाख बच्चे करीब अपियर करते हैं। फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 800 के आसपास का फाइनल सिलेक्शन होता है। ये है। अब ये बताओ इनमें से कितने इंजीनियर्स होते होंगे? 75% किसी ने बोला यार, उसके लिए एक बार ताली बजा दो यार। हाँ, ये फैक्ट है, मतलब 75 तो मतलब ईयर एंड ईयर कुछ चेंज होता है, बट 65 to 70% के आसपास इंजीनियर्स होते हैं। तो यार क्या है ऐसा इंजीनियर्स में, क्या है यार कि मतलब वो 4 साल कुछ और पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली जाके सिविल सर्विसेज क्रैक कर रहे हैं, और ये है। और ये फैक्ट है। ये मैं तुम लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के बाद तुम्हारे पास बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, हम वो चीज कंसिडर नहीं करते। हम कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम वो छोटी सी वाली चीज में पहले अचीव करने की कोशिश करते हैं यार, कि हाँ मैं जॉब सिक्योरिटी पहले पालूं और फिर इसके बाद मैं देखता रहूंगा। तो जब हम ये वाली बात कर रहे हैं कि जब 75% इंजीनियर हैं, तो अब तुम लोग में से मेरे को कुछ रीजन दो कि इंजीनियर ही क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं यार? ह्यूमैनिटीज वाले, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहे सिलेक्ट? या हमें ऐसा क्या है इंजीनियर? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ अस, वी ऑल गाइस आर इंजीनियर्स एंड वी आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। हम बहुत सारे अलग अलग करियर्स में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब ये बताओ कि क्या रीजन है कि इंजीनियर्स आर मच मोर सक्सेसफुल देन अदर्स? श्योर अबाउट इट? मतलब था, मुझे तो थोड़ा सा लिमिट लगता है ये। अच्छा, डू वी हैव अ पेन एंड अ मार्कर? पेन एंड दिस शीट। अच्छा, इफ यू कैन अरेंज तो वी जॉट डाउन द पॉइंट, ठीक है ना? हाँ भाई, बहुत सही यार।
इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना कि इंजीनियरिंग हमको एक प्रेशर को हैंडल करना बहुत ज्यादा सिखा देता है। मतलब अगर जैसे तुम लोग ये इतनी सारी चीजें देख लो तो मैंने ना बहुत सारी ट्रेनिंग्स अलग जगह पे करी हुई हैं। 2018 में जब सिलेक्शन हुआ तो आई वेंट टू मसूरी, लबासना। अगर लबासना का नाम सुना हुआ है तुम लोगों ने, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड एंड इट्स कंसिडर्ड एज अ ड्रीम प्लेस जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो जब हमारी ट्रेनिंग हुई वहां पे, तब जब मैं लोगों से मिला और ये है, तो फिर मेरे को ये चीज और ज्यादा रियलाइज हो गई कि जो 75% जो इंजीनियर भी आए थे ना वहां पे, वो हर चीज को इतने सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं। और जब उनसे बात करो, और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, जब हमारे पढ़ने का तरीका और बाकी जो लोग हैं उनको पढ़ने के तरीके में ना एक डिफरेंस होता है। हम क्या है, देखो, अच्छा आज भी शिवानी चलती है क्या? शिवानी के नाम पे सबका ये आएगा। तो देखो यार, मैं तो शिवानी वाला हूँ, मतलब शिवानी वाला नहीं, मतलब शिवानी से पढ़ने वाला हूँ। तुम भी हो गया, नेचुरली तुम भी हो गए, ठीक है। तो अब शिवानी में क्या है कि हम एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम एग्जाम में अच्छे से उस चीज को रिप्रोड्यूस करते हैं। बट कितना मेरे को आता है ये मैं ही जानता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है ना, ये जो एग्जाम को टैकल करने का तरीका है, ये हम इंजीनियर्स को बहुत अच्छा आता है। तो एक जो रीजन है जो भाई ने बोला पीछे कि इंजीनियर्स को प्रेशर हैंडल करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा आता है, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा बताओ कोई और कोई रीजन? गुड यार, ये भी अच्छा रीजन कि ह्यूमैनिटीज वालों का एक सब्जेक्ट होता है जो मैथ्स का होता है, उसके ऑल्दो वो क्वालिफाइंग भी होता है, बट उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसी में गच्चा खा जाते हैं। बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और कोई और रीजन? हाँ, मतलब यू विल नॉट सिट फॉर द प्लेसमेंट, राइट? हाँ, बट दैट्स ऑल्सो पार्शियली ट्रू। बट यार अभी वो फिलोसफिकल वाले रीजन मत दो, कुछ प्रैक्टिकल वाली बात बताओ। हाँ, छोटे लिखते हैं सर, जो आंसर रहते हैं वो छोटे लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। छोटे लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, इस वजह से डी होता है, ठीक है, ठीक है। मल्टीटास्किंग इज अ गुड थिंग, वो बहुत ज्यादा करते हैं सर। जनरली तो सर स्कूल में जब जो टॉपर रहते हैं उनको सर इंजीनियरिंग के लिए परचेज किया जाता है। वेरी गुड रीजन यार। होता क्या है कि हमारी एक सोसाइटी है, एक जो बहुत ही गलत नॉर्म है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं वो फार मोर क्रिएटिव होते हैं। बट ऐसा एक नॉर्म चलता है कि अगर आप 11th में अगर आप हो और बहुत अच्छी पढ़ाई में हो, और अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो एटलीस्ट एंट्री में तो एक चीज चलता है, अरे गधा था क्या तो बच्चा, ये चलता है। तो यहाँ ये टॉपर्स होते हैं, तो ये टॉपर्स होने के बाद भी फिर इसके बाद ये सिलेक्ट हो जाते हैं, मतलब चांसेस ज्यादा होता है। एंड यू गाइज और वी ऑल आर फ्रॉम जेईसी, तो हम तो वी ऑल आर वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। लेट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ अस कि हाँ, वी आर अ ब्राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे चांसेस ऑफ क्रैकिंग दीज गवर्नमेंट एग्जाम्स आर मच मोर देन समवन हु इज इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इन अ वेरी वेरी प्राइवेट कॉलेज। तो आई थिंक अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, तुम लोगों को कुछ थोड़ा फेस आ रहा है कि यार हाँ, वी कैन डू इट, कर सकते हैं हम, ये है क्योंकि वी आर थोड़ा सा डिफरेंट। एक तो पहली चीज हम इंजीनियर है और सेकेंड चीज वी आर फ्रॉम जेईसी। तो ये वाली चीज, अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो कि जेईसी की अगर आप बाहर जाएंगे इंडस्ट्री में देखेंगे तो जेईसी को वैल्यू बहुत ज्यादा किया जाता है। इन वन ऑफ माई इंटरव्यूज इटसेल्फ, मैं 2017 का जो इंटरव्यू था, तो चेयरमैन में तो नहीं बट एक बोर्ड मेंबर थे, उन बोर्ड मेंबर ने मेरे से जेईसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। ओ यू आर फ्रॉम जेईसी, हो सकता है वो भी जेईसी से हो, या हो सकता है ही वाज एसोसिएटेड विद जेईसी इन सम और द अदर वे। सो इंडस्ट्री ऑल अराउंड, गवर्नमेंट सेक्टर ऑल अराउंड नोज अबाउट जेईसी। तो ये जो चीजें हैं ये है, हम मतलब थोड़ा सा एक बाकी कॉलेजेस से हम ऊपर हैं। तो हमारे जो चांसेस हैं ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम, हमारी जो चीजें हैं जो इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लेते हैं, वो हमारे कंपेरेटिवली बेटर चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू समवन हु इज इन द फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेज और फ्रॉम अ डिफरेंट कॉलेज। अब पॉइंट अब ये आता है कि जब हम इतने केपेबल हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है यार कि मुझको 2015 से लेकर 2020 की जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को एक आदमी कोई दिख रहा है जो जेईसी से है, या बाकी उसमें देख रहा हूँ कि मैं कोई भी नहीं दिख रहा है। जबकि मैं जब लबासना जा रहा हूँ तो अराउंड 23 पीपल वर फ्रॉम IIT मुंबई, ठीक है, और ऐसे ही 17 या 18 लोग जो थे वो IIT दिल्ली से थे।
कितना सही रहता है यार, यहाँ के भी बैचमेट्स हों और वहां पे भी जाके जो है वहां पे भी जाके बैचमेट्स बन गए। एक ना एक कमराडरी जो डेवलप हो जाती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। हम क्यों नहीं हो रहे हैं सेलेक्ट? क्योंकि पॉइंट ये है कि जितने हम अपीयर कर रहे हैं वो ही बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि हम जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटी छोटी जो सिक्योरिटीज है, हम उनमें ही अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। माय पॉइंट इज कि थोड़ा सा अपना होराइजन को हमें बढ़ाना है, हमें देखना है कि क्या हमारे पास और बाकी सारे ऑप्शंस हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि हम इस कोई भी एग्जाम हो, नॉट जस्ट यूपीएससी बट एमपीपीएससी इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। एमपीपीएससी में भी आप एसडीएम बन जाओगे, आप डीएसपी बन जाओगे, तो जो लाइफ ऑन दी अदर साइड है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और मैं आपको ये चीजें इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर इफ यू कंसिडर माई प्रोफाइल, तो आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसने प्राइवेट में भी काम किया है, जिसने सेमी गवर्नमेंट में भी काम किया है। सेमी गवर्नमेंट मैंने से इट्स लाइक पीएसयू, जेएल इज अ पीएसयू, इट्स अ महारत्ना पीएसयू। सैलरी मेरी ऑलमोस्ट 1.5 to 1.8 टाइम्स थी जो मेरी सैलरी अभी है। बट द काइंड ऑफ प्रिविलेजेस which you get while you are a public servant or while you are a civil servant is immense। बहुत ज्यादा प्रेस्टीज होती है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज्यादा पावर आती है आपको सिस्टम को चेंज करने के लिए। आई थिंक रंग दे बसंती सबने देखी होगी यहाँ पे, तो रंग दे बसंती में वो डायलॉग होगा ना कि यार सिस्टम को हमें चेंज करना है और ये है। तो ये जो सिस्टम को जो चेंज करने का जो तरीका है ना, दैट इज थ्रू दीज एग्जाम्स। तो मैं ये कहूंगा कि हम यूथ हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें। लेट अस ऑल्सो सी कि यार क्या हम भी वो चीज बन सकते हैं, क्या हम आईएएस, कलेक्टर या आईएफएस या आईपीएस बन के क्या हम सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक अपना एक ऑप्शन, उसको डाई डाउन मत करो, उसको भी एक ऑप्शन रहने दो। अब पॉइंट ये होता है कि ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि यार ठीक है, बनने तो बन सकते हैं हम भी, या सोच तो लिया, बट अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। जो मेन मुद्दा है इस प्रोग्राम का, जो मेन मुद्दा है इस हमारे जो हम इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं उसका, कि हम किस तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट करें। तो मैं फिर से यही सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने नहीं सोचा है, अगर आपने सोचा भी है कि मेरे को एग्जाम देना है, तो क्या रीजंस हैं जो आपको, क्या फियर है इस एग्जाम को, कि आपको लगता है कि यार ये आपसे क्रैक नहीं होगा। तो एक एक करके उसमें भी कुछ रीजंस दो, बताओ कि व्हाई डू यू फील यार ये एग्जाम इज अनअटेनेबल। हाँ जी, वास्ट सिलेबस, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, गुड। आंसर लिखते नहीं बनता ना, आंसर नहीं, हाँ, गुड मैन, गुड गुड, बहुत सही है। मतलब तुम लोग ऐसे दिल की बात कर रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि ये वाली सब चीजें हैं। नहीं तो बहुत सही रीजन दिया यार इसने कि एक जो हमारा मोशन होता है ना, वो यही होता है यार, जब आईआईटी नहीं निकला हमसे तो यार ये तो और ज्यादा टफ एग्जाम है, तो ये कैसे निकलेगा। और कोई फियर किसी का जो हो, बिल्कुल बेधड़क बता दो यार, कुछ भी नहीं है। मेरे को एज एल्यूमिना है और इस तरीके से बहुत सीनियर ट्रीट नहीं करो। और मैं यहाँ पे भी डीआरएम ऑफिस की कैपेसिटी से नहीं आया हूँ, ना ही मैं आईएफएस की कैपेसिटी से आया हूँ। मैं यहाँ पे अपने फेलो जेईसीएंस हैं, मेरे भाई बंधु लोग हैं, बहन मैं नहीं बोलूंगा बट हाँ भाई बंधु लोग हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ, उनको गाइड करने आया हूँ, उनको मेंटर करने आया हूँ, ठीक है। तो जो भी हो, जैसा भी लगे पूछ लो, बेधड़क पूछ लो, ठीक है। और हाँ, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो जरूर मेरे को रिस्पेक्ट दे देना, बट अभी हाँ, वी कैन बी वेरी इंटरेक्टिव। हाँ, तो बताओ और क्या फियर है। पेशेंस यार, ये नोट करवा लो क्या लोगों के पॉइंट कुछ। सबसे पहला एक किसी ने रिस्क बोला था, यू सेड रिस्क। पेशेंस वाला जो पॉइंट है, और बेस्ट पॉइंट तो आईआईटी वाला था, और किसी और ने कुछ और पॉइंट बोला था। सिलेबस यार, ये 4 पॉइंट लिख लेना। सिलेबस बहुत वाइड लगता है, पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। आईआईटी नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। एंड व्हाट वाज द 4th पॉइंट? रिस्क है। अरे वो देखा तुमने, रिस्क है तो रिस्क है, देखा है ना तुमने। ये यार, ये वही चीज है, एग्जैक्टली ये वही चीज है। अगर आप जैसे हर्षद मेहता स्कैम में जो वो बोलता है हर्षद मेहता, वो बहुत ही रेलिवेंट चीज है कि अगर आप रिस्क थोड़ी सी अपनी लाइफ में लोगे ना, तो आपको ये रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे ना, तो फिर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आप चलते रहोगे और यू विल बी पार्ट ऑफ द क्राउड। तो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर वो इनहेरेंट होता है, वो आना ही चाहिए। कई बार ये भी होता है कि कई बार फैमिली का भी प्रेशर आ जाता है। फैमिली बोलती नहीं जॉब करो, ये है कुछ नहीं है, ये है 2 साल में 3 साल में तुम्हें शादी करनी है और सब कुछ नहीं होना ये।
ठीक है जॉब कर लो, बट वो जो इंटरनल मोटिवेशन है ना, जब तक आप अपने आप में कन्विंस नहीं होंगे कि नहीं मुझे करना है एंड आई वांट टू डू इट, आई वांट टू चेंज द सिस्टम एंड आई वांट टू वर्क फॉर द कंट्री एंड आई वांट टू सर्व माय नेशन, अगर इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, नो वन एल्स इन द वर्ल्ड बिलीव मी विल बी कन्विंस्ड विथ यू कि यार ये चीज हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो रिस्क वाली जो एलिमेंट है ये आपको खुद ही कम करना पड़ेगा। बात करते हैं सिलेबस पे कि कुछ लोगों को लगता है कि यार सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, सिलेबस को किस तरीके से कवर करो, और ये बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी चीजें होती हैं सब आ जाता है, कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, आर्बिट चीजें पूछ लेते हैं। बट एक चीज होती है जिसको कहते हैं मेथड इन मैडनेस। अगर किसी ने वो फ्रेज को सुना हो तो, मेथड इन मैडनेस क्या होता है कि ये बोला जाता है कि यार यूपीएससी की तैयारी करने वाले मतलब ऐसे पागल होते हैं, मतलब एक पागलपन की जरूरत होती है, एक जुझारूपन की जरूरत होती है, लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और फिर इसके बाद बस पढ़ते रहते हैं। बिलीव मी, एवरी सच थिंग इज अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं तो जॉब कर रहा था, आई वॉज वर्किंग साइमल्टेनियसली आई वॉज प्रिपेयरिंग। मैं 7 बजे तक ऑफिस में काम करता था, 7 बजे आने के बाद में 4 से 5 घंटे मुझे मिलते थे, मैं 4-5 घंटे में मैं जितना पढ़ पाता था मैं उतना पढ़ लेता था। तो पॉइंट इज कि व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि देयर शुड बी अ मेथड इन दिस मैडनेस टू। आप एक तरीके से आप स्मार्ट स्टडीज करेंगे, जब आप ये तरीका अपनाएंगे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तब आई थिंक यू शुड बी एबल टू डिलीवर द रिजल्ट्स इन अ बेटर वे रादर देन थ्रू दिस नॉर्मल रूटीन। जब लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं और साथ ही में व्हाट्सएप की चैटें चल रही हैं और ये चल रही है, नहीं यार नहीं, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, पर जब आप पढ़ रहे हो ना तो इस लगन से पढ़ लो कि यार उस टाइम पे बाकी चीजें नहीं दिख रही हैं। एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस जेईसी सच एन इंस्टीट्यूट जहां पे इंस्टीट्यूट फिर भी लिबरल है, यू गेट टाइम, आई नो, मतलब आई वॉज ऑल्सो बिग फैन ऑफ दिस बप्पा स्वीट्स। अभी है बप्पा स्वीट्स है, जाते हो, क्वालिटी वैसी है, ऑप्शन यहाँ ज्यादा है नहीं वैसे तो बप्पा ही स्वीट्स चलता था। आज वहीं की थी क्या, मैं आधी छोड़ दी मैंने तो ठीक है, ये है। फिर झील पे जाते होंगे, सभी लोग जाते होंगे झील पे, ये मतलब ये है, मतलब बहुत टाइम मिलता है यार। हम तो मतलब इतनी जीटी बोलते थे, ग्रुप स्टडी जो है ये है, तो माई टाइम भी होता होगा, पता नहीं, अब शायद ऑटोनोमस हो गया है तो यू गाइस लोग चालू है ना, चालू है तो फिर आए तुम लोग, गुड मैन, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस सेशन। तो बहुत टाइम मिलता है यार हमें, बहुत ज्यादा हमें, मतलब बाकी कंपेरेटिवली प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट कॉलेज से हमें कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम इस अनप्रोडक्टिव टाइम को, जब हम झील पे बैठे हुए हैं या पाट बाबा की जाके हिल्स पे जाके बैठना या तो फिर बप्पा स्वीट्स में जाके सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की पॉलिटिक्स को डिस्कस करना, इनसे हम ज्यादा है कि हाँ अगर हम इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेना तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा आगे रहेंगे। ये जो IITians इतने सारे निकलते हैं, IIT दिल्ली से निकलते हैं, IIT बॉम्बे से निकलते हैं, ये करते क्या है, ये अपनी ना 3rd ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो तुम लोग भी शायद 5th सेमेस्टर में हो, 7th सेमेस्टर में हो, कुछ 3rd में भी है। अगर जो 3rd वाले हैं वो अभी से शुरू कर दें तो वो तो टीना डाबी बन गए थे, रैंक 1 भी ला सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ इस एग्जाम की एक साइकिल है, ये बिल्कुल इस बात को डिनाई कोई नहीं करेगा, और जितना ही यहाँ पे खड़े होकर कूल साउंड आप कर लो, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे इस एग्जाम में रिग्रेसनेस होती ही है। आपको एक पर्टिकुलर मेथड को, इसके लिए जो बेस्ट टाइम है, तो अभी जो आप जो टाइम जी रहे हो ना, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ जब आप इसकी प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि वंस यू जॉइन जॉब, मेरे को क्यों लग गया, मुझे वाई डिड आई टेक लाइक 4 years टू क्रैक दिस एग्जाम, क्यों लगा है, क्योंकि बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑल्सो। मतलब मैंने 25-26 में मैंने पढ़ाई चालू करी, बिकॉज जब आप लोग 21-20 के हो तब मेरे को कोई ऐसे ओरिएंटेशन था ही नहीं यार कि मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करूंगा। मुझे आई हैड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, आई हैड टू गो दी अदर वे। MBA करने के बाद, ये करने के बाद फिर कंसल्टिंग में गया, फिर मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में गया। देन देयर वाज अ सडन रियलाइजेशन वन डे कि यार नहीं सिविल सर्विसेज करना है। तो ये चीज आप लोगों के साथ अभी नहीं है, यू गाइस आर इन कॉलेज, और क्योंकि 1-1.5 साल की इसकी प्रिपरेशन की साइकिल रहती है, तो अगर आप इसको अभी से बेसिक्स अगर आप कर लेंगे ना, तो बाय द टाइम यू आर आउट ऑफ कॉलेज, बाय द टाइम जब आप कॉलेज से बाहर हो जाएंगे, तब ना आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। तभी उस साल का आप एग्जाम दे देंगे, उससे अगले साल का आप एग्जाम दे देंगे ना, तो आप फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। और बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, मतलब आई वर्कड इन ऑल द 3 सेक्टर्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने काम किया है, सेमी गवर्नमेंट में भी किया है और गवर्नमेंट में भी किया है, रीआइटरेटिंग इट अगेन एंड अगेन। बट
the life in a government sector is beautiful. It's really beautiful. क्या होता है ना कि कुछ चीजें आप चेंजेस अगर लेके आते हो ना सिस्टम में, आप जैसे एक छोटे से आपके एक साइंस है ना, अगर किसी की लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है, देयर आर मेनी पीपल, अभी जैसे मैं आई एम वर्किंग एज अ पर्सनल ऑफिसर, तो बहुत सारे लोगों की ना पेंशन जो है और बहुत सारी बूढ़ी महिलाओं की पेंशन जो है ना वो रुकी हुई होती है। एक सिर्फ और सिर्फ एक मेरे सिग्नेचर से ना उनकी ना लाइफ में एक स्माइल आ जाती है। तो वो जो चेंजेस है ना, वो जो इम्पैक्ट जो क्रिएट कर सकते हो ना, आई बिलीव इट्स नॉट देयर इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के नो डाउट देयर आर मेनी सच बेनिफिट्स, बट ये जो चीज जो एट द एंड ऑफ द डे लगता है ना कि यार मैंने 4 साल 5 साल मेहनत करी और ये, बट जब वो स्माइल देखो ना किसी की, तो इट इज वर्थ इट। आई एम टेलिंग यू गाइस, इट इज वर्थ इट, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट। यार हाँ, यू विल मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ सम और द अदर पर्सन। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि सोचो, बस सोचो, अगर यू आर ऑफ अ काइंड की नहीं मेरे को तो प्राइवेट जॉब ही करनी है, बाकी सब चीजें मेरे से नहीं होनी, तो बी दैट वे, उसमें भी एक्सेल करो, उसमें भी इस तरीके की कंपनीज में जाओ, उधर भी इस तरीके से इस सेक्टर में जाओ कि अपना जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा रेज कर दो। बट बीइंग अ JECN, I want all of you guys to be in the top position, irrespective of whether you are in the private sector, you are in the government sector, or you are in the semi-public sector. ये है क्योंकि we have that innate ability, जहाँ हमें वो एबिलिटीज हैं, जहाँ हम चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी अगर हम JEC में हैं तो हम वैसे भी लोगों से एक नॉच ऊपर ही हैं। अब हमें नॉर्मल अपनी लाइफ को नहीं करना, थोड़ा जो लाइफ है उसको आगे ही ले जाना है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आई थिंक कोई बोर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, पक्का ना, क्लियर है ना, मतलब ये ऐसा मोनोलॉग तो नहीं लग रहा ना, इस तरीके से कुछ नहीं है ना, मजा आ रहा है ना, गुड मैन गुड, सही है। तो अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अभी इज देयर एनीवन जो अभी कर रहा है, तैयारी कर रहा है? इज देयर एनीवन? गुड यार, गुड नंबर, ये है गुड नंबर। और बाकी लोगों ने, किसी ने सोचा भी है कि कभी सोचा था IAS बनने का, कभी दिमाग में बचपन में कभी भी ख्याल आया हो? ये है तो अब ये बताओ कि किस तरीके से पढ़ना है। कोई एक टेक्निक है कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो मेथड इन मैडनेस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या है बेसिकली कुछ बताओ, हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ भाई, जो दे रहा था यहाँ पे, आप दे रहे हो ना, अभी दे रहे हो सिविल सर्विसेज अभी? MPPSC का प्री निकल चुका है। अरे गुड मैन, कंग्रेचुलेशन। सर एक तो सिलेबस पर अपने को स्ट्रिक्ट होना है, सिलेबस में स्ट्रिक्ट होना है, ठीक। क्वेश्चन पेपर करानी, क्वेश्चन पेपर पर फिर उससे डायमेंशन निकाल के उसी पे पढ़ना है, नहीं तो सिलेबस तो वास्ट है। गुड यार, इसने मेरा आधा काम आसान कर दिया। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप सिलेबस देखो। बिल्कुल यार, बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता। शिवानी कैसे पढ़ते हो? पढ़ते हो ना? क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट होते हैं। यूपीएससी में बस ये है, या एनटीपीएससी में ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर पैटर्न वही होगा, ठीक है। उनको देख लो, उनसे पैटर्न निकाल लो, और वो जो पैटर्न है अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारा आधा काम आसान हो गया। इन एग्जाम से पता है क्या होता है, इन एग्जाम से होता ही है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि आप अगर एक एक चीज पढ़ते जाओगे ना, तो आप जो पहले पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो होता है शुरू में ये प्रॉब्लम सबके साथ होगी। मैं ना जिनने थोड़ी सी प्रिपरेशन अभी करी है, मैं उनके लिए थोड़ी देर में आता हूँ, पर जिनका इतनी सारी बातें सुनने के बाद, वो जो स्माइल एक महिला के देनी है, इन सब बातें सुनने के बाद जिनका मन थोड़ा थोड़ा बन रहा है, मैं पहले उनसे डील करता हूँ। मैं पहले उनको बताता हूँ कि क्या करना है तुम्हें। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मतलब ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है, पढ़ाई में शुरू में मन नहीं लगेगा, ये है। पर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जाना है, YouTube के वीडियो सब देखते हैं, अच्छे वाले देखते, गुड, मतलब वो भी देखते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। तो उसमें ना क्या करो, आजकल ना मटेरियल बहुत सारा है, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतना ज्यादा फ्री वाले जो वीडियोस हैं वो पहले देखना चालू करो।
जब तुम वो देखना चालू करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। अभी हम क्या है, अभी हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया की थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स जानते हैं, अभी हम ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती हैं हम वो जानते हैं, जैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट क्या है कि अगर तुम यूट्यूब पे जाके अगर तुम मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री के तुम वीडियो देखने लगोगे, तुम्हें पता चलेगा कि अफगानिस्तान क्यों है और यूएस ईरान के साथ लड़ाई में क्यों है। जब तुम ये देखना चालू कर दोगे ना तो तुम्हें ना नेचुरली तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा। जब तुम ये देखने लगोगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना बल्कि है, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए राइट्स क्या हैं, जब तुम ये देखने लगोगे ना तो तुम्हें नेचुरली इंटरेस्ट आने लगेगा। और मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट आए ना आए, पर एक साल इसकी तैयारी तुम लोग कर लोगे ना, अभी जो तुम लोग 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के लोग हो, ये है, जब तुम एक साल इसकी तैयारी कर लोगे ना, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो तुम्हारी पर्सनालिटी होगी किसी भी आम इंसान से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि तुम इतने इन्फॉर्म सिटीजन बन जाओगे ना, तुम्हें लगेगा क्या फालतू की बात कर रहा है यार, मतलब मैं एक ऐसा इंसान, मतलब इस तरीके से तुम बन जाओगे ना कि अच्छा हाँ ये मैं तो अफगानिस्तान इशू को टैकल करने की कोशिश करता हूँ। क्या हो गया? हेलो, क्लियर है? तो यही चीज होती है कि जब तुम बड़े लेवल पे जब सोचने लगोगे ना तो तुम्हारी जो नैरो थिंकिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा लिमिट हो जाएगी। तुम बड़ी चीजों के बारे में सोचने लगोगे, तुम ये सोचोगे यार एमपी को बेटर कैसे बनाया जा सकता है, या जबलपुर में क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं। जब तुम किसी से कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करोगे ना तो खुद में तुम्हें डिफरेंस फील होने लगा कि हाँ यार मेरी एक पर्सनैलिटी है। इंजीनियर तो तुम हो ही, जेईसी के तो तुम हो ही, इसके साथ साथ क्या है कि अगर तुम थोड़े इन्फॉर्म सिटीजन भी अगर तुम बन जाओगे ना तो मैं बता रहा हूँ गारंटी तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अब तुम एग्जाम क्रैक कर रहे हो नहीं क्रैक कर रहे हो, बट ये चीज जरूर हो जाएगी कि तुम एक बहुत ही एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे और बहुत ही ऐसे सिटीजन बन जाओगे जिसको देश की कद्र होगी और जो सोचेगा कि हम बहुत सारे चीजों में सिस्टम में चेंज आते रहे। भाई बट योर दिस हैट इज लुकिंग अमेजिंग यार, गुड मैन, यस ग्रेट। तो अब बात होती है कि हम किस तरीके से चालू करें, ठीक है। ये पहले उन लोगों के लिए है जिनका अभी थोड़ा मन बन रहा है या ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सही नहीं करिए, चलो मैं फास्ट में खोल दूँ। चलो ठीक, हाँ। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप लोग जो है YouTube वीडियो देखना चालू करिए। YouTube वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और फिर नेचुरली क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे लगने लगेंगे जो हेल्पफुल हैं और कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे लगने लगेंगे कि यार ये तो बहुत ही बोकस सब्जेक्ट है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसा सबके साथ जिससे प्रिपरेशन चालू करिए उनके अभी कुछ फेवरेट सब्जेक्ट बन गए होंगे, उनके कुछ ऐसा नॉन फेवरेट टाइप के सब्जेक्ट जो है बन चुके होंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो तुम्हें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है सबसे पहले उस पर और ज्यादा रिसर्च करो। यार मैं बता रहा हूँ कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे को हिस्ट्री बिल्कुल ही सही नहीं लगती थी, मेरे को लगता था क्या करा रहे हैं और कैसी चीजें करा रहे हैं। बट जब हम अपने देश की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जब हमको लगता है कि यार महात्मा गांधी ने ऐसा किया तो क्यों किया, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा किया तो क्यों किया, तो मैं बता रहा हूँ स्टोरी के फॉर्म में अगर आप पढ़ते हो ना तो मतलब इन लोगों को भी क्या है कि आप दोस्त की तरह ट्रीट करने लगते हो। आपको समझ में आने लगता है कि हाँ यार गांधी जी की साइकोलॉजी उस टाइम पे ये होगी इसलिए उन्होंने ये किया था, सुभाष चंद्र बोस ने इसीलिए ऐसे किया। और मैं बता रहा हूँ आपको खुद में मजा आने लगेगा। तो क्या है कि इस प्रोसेस को जो है ना, जो इतना जो लेंदी प्रोसेस लगता है, जो रिस्क होता है, कोई बोल रहा है, कोई बोलता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, किसी को लगता है कि IIT नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, तो ये जो चीजें है ना ये साइडलाइन हो जाती है। आप क्या करने लगते हो, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो। और जब आप एक साल में, जब आपके पास अभी का बेस्ट टाइम है, तो आप इसको अगर अच्छे से अगर आप जब यूटिलाइज करोगे ना तो मुझे लगता है कि आप इस प्रोसेस में बहते चले जाओगे और कब सिलेबस आपको खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अपने आप सिलेबस की चीजें खत्म हो जाएंगी, आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक खुद ही चले जाओगे। इसके बाद अगर आपको ये देखना है कि क्या पढ़ना है और मुझे क्या नहीं पढ़ना है, तो जैसा भाई ने बताया कि सिलेबस जो है वो की होता है। यूपीएससी और एमपीएससी के साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा ओवरहाइप्ड है और लोग क्या है यूपीएससी की ना पूजा करते हैं। एक्चुअली में ये होता है कि अरे यूपीएससी तो यूपीएससी, जब आपने किसी को भगवान बना लिया है, यूपीएससी को आपने भगवान बना लिया है, तो आप वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे।
इसको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की तरह ट्रीट करो। एक एग्जाम है, 800 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, मुझे तो बस एक सीट चाहिए, मुझे 800 सीट चाहिए ही नहीं है। मुझे एक सीट चाहिए, मेरे को एक सीट मिल जाएगी। तो जब भी आप चीजों को आइडियलाइज करने लगोगे ना, जब भी आप इस तरीके से चीजों को मानने लगोगे चीजें बहुत टफ है टफ है टफ है टफ है, तो कभी नहीं होगी। बस ये बताओ कि हाँ एग्जाम मेरे को क्रैक करना है और मेरे को क्रैक करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जो वो हो रहा है कि यार ओरिएंटेशन दिमाग का चेंज हो रहा है कि यार एग्जाम कठिन है कठिन है कठिन है कठिन है, कठिन से सबसे पहले ये लेके आओ अटेनेबल। अब मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ उसको हमेशा याद रखना, और आधे से ज्यादा लोगों को मेरे को लगता है पता होगी चीजें। कोटा फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री देखा सबने? कोटा फैक्ट्री सबने देखा? जीतू भैया, जीतू भैया सबको पता है? कोटा फैक्ट्री में एक वो बताते हैं रूल ऑफ 21, याद है वो किसी को? क्या है वो रूल? 21 दिन में कोई भी आदत लग सकती है, छूट भी सकती है। ठीक है, तो जैसे उन्हें सिगरेट छोड़ी, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जो रूल ऑफ 21 है उसको मैंने भी अपनी लाइफ में फॉलो किया था, और शुरू में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जब मैं जॉब, क्या हो रहा है किसमें, चलो भाई, तो जो रूल ऑफ 21 है, शुरू में जब मैं जॉब छोड़ के आया था, जब अपना प्राइवेट सेक्टर, मेरे को लगता था कि यार मैं वापस चले जाऊँ वहीं पे, या मैं किसी और कंपनी में अप्लाई कर दूँ। यार ये कहाँ होगा यार, जब आप कमाते रहते हो ना पैसे, उसके बाद आप एकदम से जब छोड़ के आते हो और फिर इसके बाद ये है, तो एक इनसिक्योरिटी हो जाती है। बट फिर क्या किया था मैंने, वही रूल ऑफ 21 अपनाने की कोशिश की थी। मैंने ये कहा था कि यार ये मैं करूंगा करूंगा करूंगा। मैंने अगर कुछ चीज छोड़ी है तो मैंने कोई रीजन से छोड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ 10-10, 12-12 घंटे तो मैं काम कर रहा था। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये जॉब जब छोड़ी थी जब मेरा अगले साल प्रमोशन होने वाला था, तो मैंने इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि अभी अगर मेरा प्रमोशन हो जाता तब मैं उस चीज को कभी नहीं छोड़ पाता। तो उस इंपॉर्टेंट टाइम पे मैंने उस कॉल को लिया था कि यार अगर मुझे कुछ करना है, अगर मुझे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो मैं अभी कर सकता हूँ। अगर एक बार प्रमोशन हो गया, सैलरी और बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा इस सब मामले में। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप उस रूल ऑफ 21 को अपनाएं। अगर मन नहीं लग रहा है, जैसे जीतू भैया उसमें कहते हैं, ठीक है, जीतू भैया क्या कहते हैं, मन नहीं लग रहा है तो मन लगाओ। पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो बैठो, पर बैठो जरूर, भले कुछ ना करो, पुराने पेपर देख लो, भले इस तरीके से YouTube वीडियो देख लो, भले कुछ कर लो, बट वो 21 दिन बैठो, 21 दिन बैठो और 4 से 5 घंटे बस ये कोशिश करो कि अब मुझे करना है करना है करना है करना है करना है। मैं अपनी लाइफ जो है नॉर्मल लाइफ की तरह नहीं जीऊंगा, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। जब तुम ये रूल ऑफ 21 फॉलो करने की कोशिश करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है तुम्हारा मन लगने लगे, और नहीं भी लग रहा है तो फिर तो तुम लोग यू आर डूइंग गुड यार, तुम बाकी जो चीजें हैं वो तो तुम कर ही रहे हो। बट इससे क्या है, थोड़ा एक डिफरेंट वाली चीज है, ये तुम ट्राई कर सकते हो। अब बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जैसे मैंने एक चीज बताई तुम्हें, क्या है रूल ऑफ 21। इसके साथ साथ मैं एक और जो तुम लोगों को चीज बताना चाहूंगा वो ये है, जो तुम्हें एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा जो तुम्हें हेल्प करेगी, वो ये है कि कभी भी किसी भी एग्जाम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मैं यहाँ सिर्फ यूपीएससी नहीं करना चाहूंगा, जैसा इन्हें बताया कि एमपीपीएससी का प्री क्लियर हो गया है, तो मैं उन सभी लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम में ना सिर्फ आपकी पढ़ाई काम नहीं आती है, बिल्कुल भी काम नहीं आती है। आपको क्या होता है, 2 चीजें होती है। एक तो होता है टेक्निकल एस्पेक्ट मतलब कि आप जो कोर कॉम्पिटेंसी जो होती है आपकी, जो कंटेंट होता है वो काम आता है। दूसरी जो चीज जो आपको काम आता है वो आपका होता है मेंटल स्ट्रेंथ। जब आप मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्री ऐसी चीज है, मेंस ऐसी चीज है। मेंस में क्या होता है पता है, वो ना एक दिन में 2 पेपर लेते हैं। एक पेपर होता है 3 घंटे का, और बीच में जो गैप होता है वो होता है 2 घंटे का। टोटल मिला के आपके दिन के 8 से 9 घंटे जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाते हैं। तो जब तक आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगे ना, तो आप कितना ही पढ़ लो, आप जो है जो आपका टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो जो दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ये पहली चीज तो आप रूल ऑफ 21 गाइड के लिए है, ये आपके कंटेंट के लिए है। आप YouTube के वीडियो देखो, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, चाहे आपको जो देखना है। जो दूसरी जो आपकी जो चीज है वो मैं आपके बिहेवियरल पार्ट बता रहा हूँ।
ये जो बिहेवियरल पार्ट है उसमें आपको सिर्फ 2-3 चीजें करनी है। पहली चीज, अपने आप को अंडरमाइन करना बंद करो। अपने आप को IITian से और NIT वाले लोगों से कम समझना बंद करो। जैसा कि एक डाउट आया कि क्या कि सर IIT नहीं निकला तो ये कैसे नहीं निकलेगा, भाई मैं हूं ना, मैं भी आज जो ट्रेनिंग लेता हूं मैं लबारसा में जाके IITian के साथ ही ले रहा हूं ना, बट मैं JEC का ही स्टूडेंट हूं और JEC का ही हमेशा स्टूडेंट रहूंगा। तो मैं अगर कर सकता हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। तो कभी यार अच्छा कर रहा है, लोग ताली बजा सकते हो। तो कभी भी अपने आप को अंडरमाइन मत करना, ठीक है। ये ऐसी चीज है, ये ऐसे एग्जाम होते हैं कि आप कंसिस्टेंटली अगर करोगे, कुछ भी चीज अगर मेहनत करोगे इसमें, तो चाहे वो IIT का हो, चाहे वो NIT का हो, चाहे वो JEC का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे आर्ट्स का हो, फर्क नहीं पड़ेगा। परसिस्टेंस, डेडिकेशन, ये जो 2 चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस एग्जाम को। जो ये कर लेगा वो इस एग्जाम को क्रैक कर जाएगा और वो अदर साइड ऑफ द टेबल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरी जो चीजें हैं वो ये है, जब मैं बिहेवियरल पार्ट की बात करता हूं तो ये है कि अपने आप को अंडरमाइन मत करना, कभी भी अपने आप को अंडरमाइन मत करना। और जो तीसरी जो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमेशा जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के जो पहले है या कोई भी चीज के जो पहले होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने इतनी सारी सेंचुरीज मारी, इतना सब कुछ किया, बट क्या वो अपने हर मैच के पहले वो बाकियों से बहुत ज्यादा नेट प्रैक्टिस करता था। तो मैं इस एग्जाम को आप लोगों को अगर क्रैक करना है ना, तो मैं ये बता दूं कि आप जितने ज्यादा मॉक्स लगा सकते हैं आप उतना मॉक लगा दीजिएगा। मैं पर्टिकुलरली ऐसा बंदा हूं जिसने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ भी नहीं पाता यार। मैं जॉब कर रहा था, मैं जॉब करते करते किया है मैंने NCERT तो बहुत बाद में पढ़ी है मैंने, पर मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, वो इंजीनियर वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो मेरी ये थी कि मैं जितनी कोचिंग होती थी ना उन सब के मैं टेस्ट जरूर ले आता था। देखो एक बेसिक पार्ट तो अभी आप लोग सब ग्रेजुएशन में खत्म कर लोगे, जिसका मैं 1 साल बोल रहा हूँ आप लोगों को कि 1 साल अभी आप 7th सेमेस्टर में 1 साल है, बेसिक्स होती है हर चीज के, हर सब्जेक्ट के बेसिक होते हैं, वो तो आप अभी क्रैक कर लोगे। अब एग्जाम के लिए आपको अपने आप को तैयार करने के लिए क्या होगा, आपको वो मॉक्स देने पड़ेंगे। तो मैं पर्टिकुलरली क्या करता था, मान लो प्री का एग्जाम होता था, उसके लिए मैं क्या करता था कि मैं 40 से 50 जो मॉक टेस्ट होते हैं अलग अलग कोचिंगों के, मैं वो ले लेता था, मैं उनको सॉल्व करता रहता था। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, आप हो जाओगे डिस्करेज, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो मैं क्या करता था कि मेरे को जब मैं 1 महीने पहले मान लो प्रीलिम्स के लिए अगर पढ़ रहा हूं मैं, तो 1 महीने पहले अगर मैं 100 में से, मैं सही से बता रहा हूं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं अगर अपने 3rd या 4th अटेम्प्ट में भी हूँ, प्रीलिम्स से हर बार निकल रहा था, पर मैं 3rd या 4th अटेम्प्ट में भी हूँ, तो एट मैक्स मेरे पास 35 से 37 क्वेश्चन 100 में से सही होते थे, ये फैक्ट है। पर मैं क्या करता था, वो जो 40, 50, 60 क्वेश्चन जो मैं नहीं कर पाया ना, उनसे मैं लर्निंग ले लेता था। उनसे होता क्या था कि अब ये जो 60 सवाल जो है मैं दूसरा टेस्ट दूंगा ना, अगर उसमें आ गया तो मैं तो धो दूंगा, इस तरीके से वो तो मेरा सही होना ही होना है। तो क्या होता था, मैं एग्जाम्स के थ्रू में पढ़ता था। अपन शिवानी से पढ़ते हैं, अपनी तरीका क्या है कि जो पुराना आया वही पढ़ लो, उसको रिवाइज भी कर लो, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो जो शिवानी से बन गई, मैं उसी मोड में पढ़ पाया, मैं कोई डिफरेंट मोड अडॉप्ट ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आदत पड़ चुकी थी 4 साल शिवानी पढ़ने की। तो जो तरीका है वो मैंने यही अपनाया था। तो मैं तुम लोगों से भी यही कहूंगा कि जितनी भी कोचिंग्स हैं, उन कोचिंगों के आप टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज लो भी मत, सब आजकल फ्रीली ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उससे आप प्रैक्टिस करते जाओ। इसी तरीके से मेन में क्या करता था, कोई भी कोचिंग की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो मैंने नहीं छोड़ी। मैंने क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि मेरे को उससे क्वेश्चन, रेडीमेड क्वेश्चन मिल रहे थे, उन क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता था। अब जब एक ही क्वेश्चन 3 या 4 कोचिंग वाले रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक इतने पढ़े लिखे लोग हैं कोचिंग वाले, इनको लग रहा है तो यूपीएससी को भी लग ही जाएगा।
तो यूपीएससी भी दे देगा उस तरीके से क्वेश्चन, आप बस उसी में से कर लो। तो आप इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अपने आप को प्रीलिम्स और मेंस में आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका आप अपने आप को असेसमेंट करो, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आप ये चीजें देखो कि क्या आ सकती है और क्या नहीं आ सकती। अगर आपने ये चीज कर ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा प्रीलिम्स नहीं होगा, कोई भी ऐसा मेंस नहीं होगा जो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं अपन इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मुझे ऐसा लगता है, कुछ पूछना? हाँ भाई। Good afternoon, sir. I am Sanket Upadhyay, student of Information Technology Engineering. Sir, my question for you is, as you mentioned that you were working in a job and simultaneously preparing for UPSC examination. The main focus or the main problem which any student or any job person who is working in an industry faces is about time management. So my question is कि how are you able to manage your time while working in IT sector and simultaneously preparing for UPSC? ठीक, क्वेश्चन अपन और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, बीच में पूछ लो, फिर अपन एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर, जैसे जब अपन जेई के लिए पढ़ रहे थे तो इनिशियली क्या होता है कि पहले 3-4 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट फिर एक टाइम आता है जब चीजें हो नहीं रही होती हैं तो उस टाइम पे बहुत डाउन चले जाते हैं। तो सर वही एक फियर है कि अगर किसी एग्जाम के लिए नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे और उस टाइम पे भी यही चीज हुई तो उसको कैसे ओवरकम करना है? ठीक, वो जो डिमोटिवेशन फैक्टर बोल रहे हो ना, यस वो आता है और वो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। बात करते हैं उससे। और कोई एक मिनट। तो जो ऑप्शनल सिलेक्ट करने में होता है, हाँ, एक ऑप्शनल सिलेक्ट करना और फिर उस ऑप्शन में टिके रहना है, फिर उसको कवर अप करना, ये मेरा क्वेश्चन वो था। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। सेकेंडरी सर, हाँ, सेकेंडरी सर के एक इमोशनल फैक्टर होता है सर, क्योंकि इंसान अगर ऐसे रिग्रेस मेहनत करता है उसके साथ फेस मेरी प्रॉब्लम रिगार्डिंग हिज गर्लफ्रेंड, यार आई नो इट हैपेंस। It happens everywhere. हाँ, it happens. It's very very normal and natural. It's good that you're bringing such questions. Good. These are the problems we face. ठीक, इमोशनल एंगल ले लेता हूँ, मतलब गुड क्वेश्चन है। मार्केट नोट्स, रिवीजन, ठीक। नेक्स्ट। सर जो बोला जाता है कि मतलब एनसीईआरटी से सर बहुत ज्यादा ही मतलब हर पेज में बहुत सारी डिटेल्स है, तो इसको एलिमिनेट कैसे करें कि हम कौन सा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सिलेबस जो प्री का भी दिया गया है वो कोई डिटेल प्री का नहीं दिया है, मतलब ये एमपीपीएससी की बात कर रहे हो या यूपीएससी? अच्छा, ठीक है। तो उसमें मतलब एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि जैसे ठीक है। उसमें हर चीज में बहुत सारी डिटेल्स है, तो उसमें आप कैसे एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ भाई, न्यूज़पेपर कैसे कवर करें? न्यूज़पेपर कवर करना है, ठीक है। बाकी हाँ भाई, खूब सारी चीज सर्च करना। देखो यार, देखो सिंपल सी बात है, मन तो ऐसा भी होता होगा कि एक साथ में बहुत सारी गर्लफ्रेंड बना लो, ठीक है ना, बट फिर एक से भी नहीं चल पाएगा। तो वन टाइम वन एग्जाम, बहुत सिंपल सा रूल बनाओ। ये है, ये अपन बात करेंगे इसमें होता है तुम्हें कि ये, क्योंकि तुम सब साथ वाले हो यार, तुम मतलब जेईसी वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक ना बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट करी गई है ये चीज। मैं यहाँ की बात करूंगा। हाँ, तो हेलो, हाँ,
तो जो तुम बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे कि एक बार में एक एग्जाम या एक बार में मल्टीपल एग्जाम। देखो क्या है कि कुछ लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यार तुम एक्चुअली में यूपीएससी मटेरियल तुम्हें लगता है हो या नहीं। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है एग्जाम, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे साथ तो पर्टिकुलरली ऐसा हुआ है कि जब मैंने किसी एग्जाम में एक्सपेक्ट किया कि यार ये पेपर मेरा बहुत ज्यादा खराब चला गया, उसमें जब मार्कशीट आती है तो उसमें बहुत ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, और जब मेरे को ऐसा है कि यार ये एग्जाम में तो मैंने 4 ही डाला तो उसमें मैं सही में पूछ जाता हूँ, बहुत ही कम नंबर आते हैं। ये होता है। तो एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये रखो कि हमेशा सबने एक्सपीरियंस भी देखा होगा, ये सब देखा करो यार, ये सीजीएस की ना बहुत ज्यादा सही चीजें होती हैं। तो एक्सपीरियंस में क्या बोला है, प्लान बी। एग्जाम एक पे फोकस करो बट ऑलवेज हैव अ प्लान बी। प्लान बी बहुत जरूरी है यार लाइफ में, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। कि मतलब ये नहीं, ये चीज गर्लफ्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में मत रखना, पर ये वाली जो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ अगर आप प्रिपरेशन आप यूपीएससी की कर रहे हो तो आप कर रहे हो, ये है। बट क्योंकि नेचर ऑफ एग्जाम इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, इसीलिए मैंने जब शुरुआत करी थी तो एमपीपीएससी जो है बहुत जस्ट राउंड द कॉर्नर थी। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था यार कि भरते एग्जाम भर रही है, तो मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं था, बट मैंने फिर एमपीपीएससी भर लिया था। उस टाइम क्या होता था कि सीसैट के मार्क्स जुड़ते थे उस टाइम पे 2015 के आसपास। तो प्री तो मेरा इसलिए निकल गया था क्योंकि एमबीए वगैरह किया हुआ था, तो उसमें कैट के लिए हम वैसे ही पढ़ते हैं। पर प्लान बी रखो, उससे होगा कि जब आपको एक एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप क्या करते हो कि आप दूसरी चीज भी आपको अटेनेबल लगने लगती है। नहीं तो क्या होता है कि आप एक ही चीज में लगे रहते हो। जैसे मैंने दिल्ली में बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ना सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं यार, 4 साल लगे हुए हैं, 5 साल लगे हुए हैं। ये तो कौन से भैया थे एक्सपीरियंस में यार, संदीप भैया जैसे क्या था, मतलब सिर्फ यूपीएससी भाई दे देते अपनी स्टेट की पीएससी, बाद में फिर उन्हें देख के फिर बाद में निकाला। ये प्लान भी पहले ही रख लेते यार वो, मतलब 2 साल 3 साल बाद दे सकते थे वो। तो ये चीज रखो, मतलब ये चीज रखो कि मतलब सिर्फ एक चीज के लिए पूजा मत करो उसकी, हमेशा बहुत ही रैशनल, बहुत ही प्रैक्टिकल बन के चलो। अगर होता है एग्जाम तो ठीक है, और मैं बता रहा हूँ और नहीं भी होता है ना, तो हम जेईसी के इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं कि हम कुछ ना कुछ तो लाइफ में बहुत अच्छा कर लेंगे। तो कभी भी अपने आप को अंडरमाइन तो मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा था, हाँ नहीं मैंने 4 बार नहीं, मैंने एग्जाम 6 बार दिया। हाँ 2 बार तो मैं जानबूझ के नहीं बताता, वो प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। हाँ। अच्छा फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं 1 मिनट बैठ जाएगा, 1 मिनट। मैं ना जब मैंने फर्स्ट टाइम जब दिया तो जस्ट मतलब एग्जाम की डेट ही थी और मैंने कुछ प्रिपेयर्ड ही नहीं था, तो मेरे को तो यूपीएससी का यू भी तब नहीं पता था कि क्या है, बट तब मेरा प्री बिल्कुल नहीं हुआ था। फिर जब अच्छे से दिया, एक बार अच्छे से मैंने तैयारी करके दी 2015 वाला जो तुम बोल रहे हो, तो 2015 में मेरा प्री भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि 2016 में मेरा प्री हो गया, मेरा मेंस नहीं हुआ। 2017 में क्या हुआ, मेरा प्री हो गया, मेरा मेंस हो गया, मैं इंटरव्यू में नहीं हुआ मेरा। तो फिर 2018 में क्या हुआ, मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, और मेरे को रेलवे 2018 से मिल गई। पर फिर वो चूज तो हो ही जाती ना यार, इतनी बार दे लो तो कि देना है यार, अब तो मतलब आईएफएस ही बनना है जो चॉइस थी। फिर मैंने 2020 में फिर से दिया, फिर मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, रेलवेज में मैं था, फिर ये भी हुआ, और फिर अब मेरे को शायद आईएफएस मिल जाएगा। तो जो बात कर रहा था कोई जिसने पेशेंस की अभी बात करी थी, किसी ने यहाँ पे पेशेंस की बात करी थी कि पेशेंस, ये पेशेंस का रिजल्ट है यार। पेशेंस तुमको इस एग्जाम में रखनी पड़ेगी, बट अगर तुम पेशेंस अगर रखते हो तो यू विल डू वंडर्स। और मेरे को इतना टाइम लग भी इसीलिए गया क्योंकि आई वॉज वर्किंग, मेरे को हार्डली 4-5 घंटे मिल रहे थे और मैं बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। बट अभी जो तुम्हारे पास टाइम है ना, जो बेसिक्स तुम 1 साल में बना लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 अटेम्प्ट से ज्यादा किसी को भी लगेंगे, और अगर अच्छे से कोई पढ़ रहा है तो निकाल लेगा। तो अभी टाइम को यूटिलाइज कर लोगे तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और अब तुम कुछ पूछ रहे थे, ठीक है ठीक है। हाँ यार, ऐसी ना रूमर्स और ऐसे मिथ्स जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लोट होते रहते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग कुछ नहीं हो रहा है। जो पैटर्न है वो पैटर्न ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा चीजों में चेंजेस नहीं आ रहे हैं।
यार देखो, पहले क्या होगा कि कुछ भी चेंज होगा उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा, फिर कोई ना कुछ इस तरीके से होगा कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होगा, ये है, तो वो चीज क्या करेंगे, 2 या 3 अटेम्प्ट के लिए वो डेफर कर देंगे, 2-3 अटेम्प्ट तक तुम निकल जाओगे। अभी तो यूपीएससी में ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा है, बहुत सारे मार्केट में न्यूज चलती रहती हैं, बट अपने आप को इस तरीके से तैयार रखो यार कि ऑप्शनल के साथ ही देना है। अगर कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ हो गया कि ये है तो वो अलग चीज है, बट अभी ऐसी इस तरीके की कोई न्यूज नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी फॉरेन सर्विसेज ही। मेरे जो रोल मॉडल है, कोई रोल मॉडल तो नहीं करना ये है, पर ये है हाँ, जो यूएन असेंबली में जो स्पीचेस देखो, ये है अभी स्नेहा दुबे मैम ने बहुत ही अच्छा पाकिस्तान को जो रिप्लाई दिया है, वो चीज़ें काफ़ी इंस्पिरेशनल लगती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार हाँ, आप भी रिप्रेजेंट करो, अगर यूनाइटेड नेशंस अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करो तो दिस वॉज वन ऑफ सर जो मॉक टेस्ट होते हैं सर, जनरली जब देता होगा सर, कुछ में सर 120 मार्क्स आते हैं और फिर पेज में एकदम से 20 भी करते हैं, इतना वेरिएशन सर हो जाता है जनरली। अच्छा सर तब क्या करें? एक में 120 आ रहे हैं तो वो वाली कोचिंग के पेपर देना बंद करो जिसमें 120 आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत निहायती घटिया कोचिंग है जो ऐसे इजी पेपर दे रहा है। बट तो 120 अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं यार। 120 से ये है, एनालाइज करो पेपर को, एनालाइज करो कि हो सकता है उसमें 120 वाले में क्वालिटी के ज्यादा क्वेश्चन आए हों और तुम्हारी क्वालिटी स्ट्रांग हो, और जिसमें 20-30 नंबर आ रहे हैं तो उसमें क्या है कि क्वालिटी के क्वेश्चन ही नहीं आए, उसमें सीधे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए। जैसे ज्योग्राफी मेरी भी बहुत वीक है, तो हमेशा बैलेंस वाले पेपर करो, मतलब इसीलिए उन कोचिंग्स के कर लो जो थोड़े बैलेंस टाइप के पेपर देते हैं। मतलब एकदम से कोई एक सेक्शन का पेपर दे रहा है और दूसरे सेक्शन का नहीं दे रहा, तो वो ऐसा यूपीएससी कभी सेट नहीं करेगा। तो तुम 4 घंटे दूसरा सब्जेक्ट, 4 घंटे दूसरा सब्जेक्ट। यू कैन स्टार्ट विथ, मैंने जब मैंने पढ़ाई चालू करी थी तो मैं 4 घंटे ऑप्शनल पे दे रहा था और 4 घंटे जो है मैं जीएस पे दे रहा था। बट ये तुम्हारी ऊपर है कि तुम्हें पहले जीएस करना है कि तुम्हें पहले ऑप्शनल करना है। मैं ये कहूंगा कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट को उठाओ, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुम बहुत ज्यादा वीक हो। बट शुरू में अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक्स पे जाओ, बहुत ज्यादा वीक वाले में मत जाओ। तुम्हें लग रहा है कि यार इकोनॉमी की हालत क्या चल रही है, इन्फ्लेशन इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम्हें क्यूरोसिटी ज्यादा है तो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने लगो। अच्छा, किसी ने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा था कि ये है मृणाल की जो वेबसाइट है वो बेस्ट है। मतलब मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है मैंने ऐसी ही स्टार्ट करी थी, मेरे को बिल्कुल मन नहीं लगता था पढ़ने में। मैंने मृणाल की एक वेबसाइट है, उसमें ना यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। मैं कुछ नहीं, मतलब वो इतने इजी तरीके से चीजें बताता है कि आप बस बैठो, पॉपकॉर्न खाते रहो और उसके लेक्चर सुनते रहो। 15 दिन में आपको इंडिया की पूरी इकोनॉमी के बारे में इतनी सारी चीजें पता चल जाएंगी जो आपको पहले नहीं पता थी, सिर्फ और सिर्फ उसके वीडियोस देखने से। बहुत अच्छे वीडियोस हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए तो वो बेस्ट रिसोर्स है। तो इसके बाद क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बनने लगा था। मतलब वो इन्फ्लेशन को तुम्हें बता देगा, वो एक रिलेट करता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो आता है, तो उसके एग्जांपल देता है वो कि ये जेठालाल है, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो इन्फ्लेशन को समझा देता है और बहुत इजीली समझाता है। तो टू स्टार्ट ऑफ अगर तुम लोगों को शुरुआत करनी है, वो मृणाल इज अ वेरी गुड रिसोर्स। मैंने पर्टिकुलरली वहीं से स्टार्ट किया था। और बाकी जो है टाइम मैनेजमेंट तुम्हें ऐसे करना है कि तुम्हें 4 घंटे और 4 घंटे में डिवाइड करना है, या तो तुम 2.5 और 2.5 घंटे में तुम डिवाइड कर लेना, तो तुम 3 शिफ्ट में अगर बैठ सकते हो। 8 घंटे से ज्यादा मत पढ़ना यार, ग्रेजुएशन लाइफ भी है, कॉलेज लाइफ भी है, इसको भी इंजॉय करना। तो 8+8+8 का जो रूल होता है वो तुम कर सकते हो। 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना और 8 घंटे जो है बाकी जो एक्टिविटीज है जो करना है वो करना। ठीक है, बहुत ज्यादा 10-12 घंटे तक मत करना। डीमोटिवेशन डीमोटिवेशन के लिए तो यार ये है कि हाँ, तुम 3 महीने पढ़ोगे, 4 महीने पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हें सेल्फ डाउट आने लगेंगे। तुम्हारे दोस्त लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें कुछ पोस्ट करने लगेंगे। इसीलिए मैं इसके लिए मेरा जो सजेशन है वो ये है कि जो मैंने अभी बताया ये कि हर 6 दिन के बाद अपने आप को एक ब्रेक दो। ठीक है,
अपनी हॉबीज डेवलप करूं। मतलब जैसे कुछ जो मेरी हॉबी थी वो ऐसी डेवलप हो गई कि मैं गाने वाने बहुत ज्यादा सुनने लगा। जब भी मेरे को इस तरीके से ऐसा लगता था कि यार मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं बहुत सारे जो है गाने सुनने लगा था। जो अभी भाई ने इंटरनेट की बात करी कि यार इंटरनेट पे आप बहुत सारी चीजें ये, तो मैं वेब सीरीज बहुत सारी देखने लगा था। तो मैं ऐसे करता था कि मैं एक दिन में अगर ये कि अगर मेरे को अपने आप को ब्रेक देना है तो मैं जाके एक्सपीरियंस